सूर्यपुत्र, दानवीर, मृत्युंजय, राधे, अंगराज, ये वो नाम है जिनसे हम महाभारत के शक्तिशाली और महान योद्धा कर्ण को जानते हैं। इस युद्ध में उनके अतिरिक्त उनके सभी पुत्रों ने भाग लिया था और वो सारे पुत्र मारे गए थे, केवल उनके सबसे छोटे पुत्र के। और वो इसलिए क्योंकि उनके सबसे छोटे पुत्र अपनी कम आयु के कारण इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। और आज के वीडियो में हम कर्ण के इसी सबसे छोटे पुत्र के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि महाभारत में इनका क्या रोल था। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अपूर और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल अपूर्स फैक्ट एग्जैक्ट पर। आप व्यूअर्स में से जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी ना मिस कर पाए। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कर्ण के सबसे छोटे पुत्र एंड हिज लास्ट सर्वाइविंग सन वृषकेतु के बारे में। महाभारत युद्ध के 17वें दिन में जब कर्ण की मृत्यु हुई थी और अर्जुन और बाकी पांडवों को जब ये ज्ञात हुआ कि जिस कर्ण का उन्होंने वध किया है वो और कोई नहीं, उनके ही बड़े भाई थे, सारे पांडव आत्मग्लानि में चले गए थे। दैट इज वो सब गिल्ट कॉन्शियस में चले गए थे और कर्ण के सबसे छोटे पुत्र वृषकेतु को अपनी शरण में लिया। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने, उन्होंने वृषकेतु को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। और उसके बाद वृषकेतु पांडवों के साथ कई सारे राजकार्य और कई सारे युद्ध अभियानों में सम्मिलित हुआ करते थे, विशेषकर अर्जुन के साथ, क्योंकि बड़े भाई कर्ण का वध अर्जुन ने किया था जिसका उनको बहुत बड़ा गिल्ट था। तो वो वृषकेतु से बहुत अधिक प्रेम करते थे और वृषकेतु को उन्होंने उस पूरी धनुर्विद्या की शिक्षा दी जो अर्जुन को गुरु द्रोण से मिली थी। साथ ही साथ अर्जुन ने वृषकेतु को दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी दिया। युधिष्ठिर ने जब अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका नियम ये होता है कि एक अश्व यानी कि एक घोड़े को छोड़ दिया जाता है और वो अश्वमेध का अश्व जिस भी राज्य में जाएगा उस राज्य को या तो हस्तिनापुर के अधीन यानी कि हस्तिनापुर के नीचे रहकर अपना राजपाट चलाना होगा, नहीं तो हस्तिनापुर की सेना के साथ युद्ध करना होगा। और यही अश्वमेध का अश्व दौड़ते दौड़ते पहुंच गया मणिपुर, जहां के राजकुमार बब्रुवाहन से वृषकेतु का युद्ध हुआ और वृषकेतु की मृत्यु हो गई थी। जब वृषकेतु की मृत्यु का समाचार अर्जुन को मिला तो अर्जुन अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रहे थे। वो इस आत्मग्लानि में डूबे जा रहे थे कि अपने स्वर्गीय बड़े भाई के अंतिम वंशज तक की वो रक्षा नहीं कर पाए। बब्रुवाहन, जिनके हाथों वृषकेतु की मृत्यु हुई, इनका अर्जुन से क्या संबंध था, इनका वृषकेतु से क्या संबंध था, इस बारे में एक सेपरेट वीडियो में मैं आप सबसे अवश्य डिस्कस करूंगा। वासुदेव कृष्ण ने अपनी शक्ति से वृषकेतु को जीवन दान दिया, जिसे देखकर अर्जुन के प्राण में प्राण है। लेकिन समय वो प्रक्रिया है जो कभी भी नहीं रुकती है, बस चलती जाती है, चलती जाती है। और इसी समय के साथ हस्तिनापुर और पूरे भारतवर्ष में युधिष्ठिर के शासन को 30 वर्ष हो गए और द्वापर युग का अंत भी निकट आ रहा था, जिसके साथ वासुदेव कृष्ण का इस धरती पर से जाने का समय भी। वृषकेतु एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था और अपने काकाश्री एवं अपने गुरु अर्जुन से ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुण अस्त्र, महेश्वरास्त्र जैसे शक्तिशाली दिव्यास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त किया था। श्री कृष्ण ने अपने जीवन प्रस्थान से पूर्व वृषकेतु से एक वचन मांगा था और वो वचन ये था कि तुम दिव्यास्त्रों का ज्ञान अपने बाद किसी को भी नहीं दोगे, जिसे वृषकेतु ने सहर्ष स्वीकार किया, which makes वृषकेतु the last mortal to have knowledge of दिव्यास्त्र, especially the destructive cum lethal ब्रह्मास्त्र। अब प्रश्न ये उठता है कि वासुदेव कृष्ण ने वृषकेतु से ऐसा वचन क्यों मांगा? Well, the answer is कलयुग। जिस युग में आज हम सब रह रहे हैं, इसी युग को कलयुग कहते हैं और कलयुग वी ऑल नो इट इज द वर्स्ट युग। सभी युगों में कलयुग को वर्स्ट युग माना जाता है, जहां पर एवरीवन इज हंग्री फॉर पावर, जहां दुर्योधन और शकुनी जैसे कपटी लोग आपको हर कोने में मिलेंगे। और क्योंकि दिव्यास्त्रों का किसी तरीके का दुरुपयोग ना हो, इसी कारण से वासुदेव कृष्ण ने वृषकेतु से ऐसा वचन मांगा। लेकिन अगर कलयुग को देखा जाए तो क्या हमारे पास इस युग में ब्रह्मास्त्र नहीं है? ऑफ कोर्स है। अगर आप भारत की अग्नि मिसाइल सीरीज को देखें, अगर आप चाइना की डोंगफेंग मिसाइल सीरीज को देखें, दे आर ऑल नथिंग बट अ टाइप ऑफ ब्रह्मास्त्र ओनली, जो कि एक न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी करने में केपेबल है, केपेबल ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। बट देयर इज अ कैच, और वो कैच ये है कि अनलाइक द्वापर युग, जहां इस तरह के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन केवल मंत्रों के उच्चारण से आवाहन करके
कोई भी इंडिविजुअल अपने हाथ में पकड़कर मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है। इस तरह की कन्वीनियंस कलयुग में नहीं है। कलयुग के न्यूक्लियर वेपन्स या अगर मैं कहूं ब्रह्मास्त्र, दे आर एब्सोल्युटली नॉट हैंडी। यू नीड स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स टू कैरी देम। अनदर डिफरेंस द्वापर और कलयुग के ब्रह्मास्त्रों के यूसेज का है। अब क्या मैं और आप जैसे कॉमन इंडिविजुअल्स क्या एक न्यूक्लियर स्ट्राइक ऑथराइज कर सकते हैं? क्या एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को फायर कर सकते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ओनली स्पेसिफिक हेड्स ऑफ स्टेट जैसे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ही एक न्यूक्लियर स्ट्राइक को ऑथराइज कर सकते हैं। एंड आई प्रे कि हिरोशिमा और नागासाकी के बाद किसी ब्रह्मास्त्र को यूज करने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना पड़े। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला है देन प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय हिंद आप सभी को।